हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे किसका, जो साथी सिकंदर का जो आक्रमण हुआ भारत पे, उसके बारे में। इससे पीछे हम लोग नंद वंश के बारे में डिटेल में पढ़े थे। इससे पीछे हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े। उससे पीछे हम लोग हर्यंक वंश के बारे में पढ़े थे। तो पिछला वीडियो में बोला था कि सिकंदर का आक्रमण का भी एक वीडियो आएगा, कैसे कि थोड़ा लंबा वीडियो है। अगर उसमें साथ में हम अटैच कर देते नंद वंश के साथ तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता, तो आपको भी देखने में जो थी, मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है और मुझे भी बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग एक नया वीडियो बनाया है, सिकंदर का आक्रमण। भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस राजा से सबसे पहले उसका युद्ध हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ, सब चीज़ को पढ़ेंगे। उसका जन्म कब हुआ था, उसका भारत पे आक्रमण कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब इन डिटेल में हम लोग कवर आज कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, पिछला वीडियो मैंने ये बताया था कि जो नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुए, जिसके शासन काल में काटिलिया जिसे चाणक्य बोलते हैं, उनका जो बेइज्जती किया गया, उनका अपमान किया गया, तो वो जो थे धनानंद थे। कौन थे? धनानंद थे। यहाँ से एक एक टॉपिक हम उठाएंगे, एक एक पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सिकंदर का भारत पे आक्रमण, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक है। अब तो मेरा हैंडराइटिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। आप मेरा पहला वीडियो देखोगे ना तो बहुत हंसोगे। उसमें मैंने ऐसा बोला है कि आप सच बोल रहे हैं, आप देखकर भी खुश हो जाओगे। इस गंदा एनर्जी से मैंने वहाँ पे बोला था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। जैसे कि हम जानते हैं कि नंद वंश के सबसे अंतिम शासक हुए धनानंद हुए। कौन हुए? धनानंद। देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे, ठीक है। धनानंद थे, समझे थे। अच्छा, इसको हम क्यों बता रहे थे? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में चाणक्य, जिसको आप लोग काटिल्य के नाम से जानते होंगे, विष्णुगुप्त के नाम से जानते होंगे, उनका अपमान किया गया था। और उसके जस्ट बाद ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो ये जब राजा थे भारत अवधि का, तो इनके शासनकाल में सिकंदर पर आक्रमण हुआ। अब इसको हटाने का काम कौन किए थे? सिकंदर ही किए थे। सिकंदर आए, इनको हटा दिए थे, मतलब इनका वध करने का काम कौन किए? सिकंदर किए। सिकंदर, अब स्वस्थ समझते हैं सिकंदर थे कौन, ठीक है। सिकंदर जो थे वो अरसतु का शिष्य थे। किसका? सिकंदर अरसतु, ठीक है। अरसतु का शिष्य थे। अब अरसत्व के बारे में हम नहीं जानते हो तो इसको अभी तो नहीं बताया जा सकता कौन थे, ठीक है। अगला वीडियो अगर इससे अगला या फिर मतलब 2 वीडियो के बाद इनका आया है, ठीक है। मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार वगैरह के बारे में, अशोक महारथी साम्राज्य अशोक के बारे में, तो वहाँ पे इनको हम जिक्र करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। तो कौन थे? सिकंदर अरसतु का शिष्य थे, समझ गए। अच्छा, आपको पता ही होगा कि सिकंदर एक शासक था, तो शासक थे तो कहाँ का शासक थे वो? कहाँ का वो मतलब राजा थे? तो जो थे सिकंदर, वो मकदुनिया का शासक थे। किसका? मकदुनिया। आप लोग नाम सुने होंगे। मकदुनिया का शासक थे। और समझे, सिकंदर जो है कहाँ के थे? मकदुनिया पे शासक थे। अब शासक थे तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि भारत पे आक्रमण किए कब? तो ये भारत पे आक्रमण जो किए थे, ये भारत पर आक्रमण कब किए थे? 326 ईसा पूर्व में। 26 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किए हुए थे, समझे। अब इसके बाद आती है कि जब भारत पर आक्रमण कर रहे होते हैं तो किस राज से होते हैं, मतलब किधर से घुसते हैं? तो ये पंजाब के साइड से घुस रहे होते हैं। तो पंजाब में जब ये आते हैं तो पंजाब के एक राजा थे पोरस। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत महान राजा हुए थे पोरस। वो पोरस जो राजा थे, उनके राज्य से ही ये सिकंदर भारत में आक्रमण कर रहा था, भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। किधर से? पंजाब से। सिकंदर पंजाब राज्य
की ओर से भारत पे आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, राइटिंग के लिए तो छोड़ो। सिकंदर पंजाब राज्य की ओर से भारत पे आक्रमण किया हुए थे। अब जब पंजाब में आते हैं तो इनको पंजाब के राजा जो पोरस थे उनसे युद्ध इनका होता है। ठीक है, कहाँ किससे, मैं ऊपर इरेज करूँ, नीचे आप लोग शायद नहीं देखेगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिखना था तो लिख सकते हो। चलिए, जब ये पंजाब में आते हैं तो पंजाब के राजा जो पोरस थे उनसे इनका युद्ध होता है। अब कहाँ पे होता है, किस नदी पे होता है, समझते हैं। आप लोग के याद नाम हो गया पोरस, ध्यान रखना है, एक आ सकता है कंपटीशन में। तो ये पंजाब के राजा, पंजाब का राजा पोरस से इनका युद्ध होता है, पोरस से युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है कहाँ, किससे, पंजाब के राजा जो होते हैं, पंजाब के शासक जो होते हैं पोरस, उनसे युद्ध होता है झेलम नदी के ऊपर। किसके ऊपर, झेलम नदी के ऊपर। आप लोग पता होगा कि पंजाब झेलम नदी के पीछे किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी पर युद्ध होता है। ठीक है, पर युद्ध होता, कहाँ पे होता है, झेलम नदी के ऊपर युद्ध होता है। अब झेलम नदी के ऊपर युद्ध होता है तो दुर्भाग्य से बोलो तो सिकंदर उस समय इनको हरा देता है, पोरस उस समय हार जाते हैं। तो पोरस जब हारते हैं, सॉरी, ठीक है, अब झेलम नदी के ऊपर युद्ध होता है, तब इस युद्ध जो है यहाँ झेलम नदी पे, उस युद्ध को बोलते क्या हैं। जैसे पानीपत में युद्ध हुआ तो पानीपत को बोलते हैं, पानीपत का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी में होता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। झेलम नदी के ऊपर इसका युद्ध हुआ तो बोलते क्या हैं, इसको देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रो स्पीच। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो स्पीच। ठीक है, जब झेलम नदी के ऊपर युद्ध होता है तो इस युद्ध को, जो युद्ध होता है झेलम नदी पे पोरस एवं सिकंदर के बीच में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो स्पीच। ठीक है, हाइड्रो स्पीच। एक सेकंड गाइस, चलिए। ठीक है, घर में बच्चे होते हैं, वो अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है, एक मेरा भाई का, वो काफ़ी बदमाशी कर रहा है इधर। चलिए देखते हैं। तो झेलम नदी पर युद्ध होता है। अच्छा, उस झेलम नदी पर युद्ध जब होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या है, हाइड्रो स्पीसीज बोलते हैं। अच्छा, इसको एक दो नाम से और जाना जाता है, आप लोग शायद इस नाम को नहीं सुने होंगे। तो इससे हम लोग एक बिस्ता, आप लोग कंफर्म सुने होंगे, बिस्ता का युद्ध हुआ था, समझ रहे हो, या फिर झेलम का युद्ध हुआ था। अब झेलम नदी तो काफ़ी कम परिचित है, ये कम आपको मिलेगा, बिस्ता ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बिस्ता का युद्ध हुआ था। तो बिस्ता का युद्ध झेलम नदी पे हुआ था, पोरस एवं सिकंदर के बीच में हुआ था। पोरस पंजाब के एक शासक थे और उस समय जो है पोरस हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उस समय पोरस जो थे, पोरस हार जाते हैं, सिकंदर से हार जाते हैं। अब इसका मन बढ़ जाता है सिकंदर का और ये आगे बढ़ता है। तो जब ये ब्यास नदी के ऊपर आता है, किसके ऊपर, ब्यास नदी के ऊपर, जब ये ब्यास नदी के पास आता है, जब ये ब्यास नदी के पास आता है तो इसका जो सेना होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। तो मजबूरी में सिकंदर को वापस, क्या सिकंदर अकेले नहीं लड़ सकता था, उसमें बहुत सारी बड़ी सेना थी उनकी। तो उस सेना जो थी वो बोल दी कि नहीं, हम नहीं आगे, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इनकार कर देती है। तो सिकंदर को मजबूरी में फिर वापस घूमना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे, ब्यास नदी के ऊपर आता है और इसका सेना बोल देती है कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा, जो सिकंदर को सेनापति थे, हर शासक का एक सेनापति होता है, तो सिकंदर का जो सेनापति थे वो कौन थे, देखते हैं। सिकंदर का सेनापति पूरी सेना को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सिकंदर का सेनापति जो थे वो कौन थे, सेल्यूकस थे, सेल्यूकस निकेटर। आप लोग एक बार पिछला वीडियो में भी एक चीज़ इसके बारे में मैं बताया हूँ कि कौन थे। ठीक है, इससे 3 वीडियो पीछे है। आप लोग अगर लगातार मेरा वीडियो देख रहे होगे तो इनके बारे में हम जान रहोगे। इनसे अच्छा से डिटेल में कवर किया हुआ है, ये कौन थे, कैसे थे, क्या कौन बुक लिखे, क्यों इनको हम पढ़े हैं, आगे पीछे भी है इनका जिक्र।
तो सिकंदर का सेनापति कौन थे? सेलनिकेटर थे। अच्छा, अब इसके बाद ये आते हैं कि अब जो हर युद्ध होता है, जैसे अभी देख लो कि अभी तालिबान लोग कब्जा किया है, तो उसके पीछे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, तो उसका तो कुछ तो असर पड़ेगा उस देश पे जहाँ तालिबान कब्जा किए हैं, वहाँ पे असर काफ़ी मात्रा में पड़ा है। तो सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया तो कहाँ पे असर किया? तो इसका जो उत्तर पश्चिमी जो भाग था, किधर? उत्तर पश्चिमी भाग पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उत्तर पश्चिमी भाग कहने का मतलब है इस प्रकार का होता है, इस जम्मू कश्मीर रहती है तो है ना, ये होता है नॉर्थ। ठीक है, अब ये हो जाएगा साउथ, ये होता है ईस्ट, अभी होता है वेस्ट। यानी कि ईस्ट साइड वाला, जैसे राजस्थान हो गया, इधर राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब जो एरिया है, मतलब पाकिस्तान साइड वाला, इस सब एरिया में काफ़ी मात्रा, मैं तो क्या बोला कि ये जो पंजाब की तरफ से ही आक्रमण किया था, इस प्रकार से मतलब पाकिस्तान की तरफ से ही आक्रमण, पहले तो पाकिस्तान और भारत एक ही में था, भारत। ठीक है, तो इस प्रकार से वो थी हमला किया हुआ था। तो इस साइड जो थी, इस साइड, इसमें काफ़ी मात्रा में असर पड़ा था। जब वो आक्रमण किए तो जो असर पड़ा वो उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ा, इसके बीच में, इस साइड वाला में। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग में पड़ा होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, अगर मेरे पास हाँ मैप है, रुकिए एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। आप लोग देखो, इस साइड में इधर से आक्रमण किया हुआ था। पंजाब देखो, पंजाब कहाँ पे है? पंजाब यहाँ पे है। ठीक है, इस साइड से आक्रमण किया हुआ था। मिटेगा ना बाद में? ये मिट जाएगा ना? हाँ चलिए, मिट जाएगा। तो इस साइड से क्या किया था? ये आक्रमण किया हुआ था पंजाब साइड से, इस साइड से। तो यहाँ पंजाब पे देखो झेलम नदी यहीं पे है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, झेलम नदी देखो, ब्यास नदी यहाँ पे है। तो इस पे आकर वो क्या किया था, उसका सेना तो बोल माना किया। अब झेलम नदी देखो इस साइड में, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे इसका पंजाब के राजा जो पोरस होते हैं, उनका युद्ध होता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जब आते हैं तो इस साइड वाला काफ़ी, इस सब जो भाग है, इस सब जो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल, इस सब जो है, इधर गुजरात का कुछ भाग था, इस सब में काफ़ी मात्रा में सिकंदर का आक्रमण का असर पड़ता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, तो साथ बाद ना मिटे। तो इस प्रकार से आक्रमण पड़ा हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ा, उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ा, काफ़ी मात्रा में पड़ा था। अच्छा, उस तब क्या असर पड़ा आप समझते हैं। इसको आप उतारना हो तो उतार सकते हो, उसका मैं तो इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर से। चलिए, जब आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिमी भाग में असर पड़ा। अच्छा, असर क्या पड़ा कि वहाँ पे यूनानी जो थे, उनका बस्ती का स्थापना हो गया। यूनानी लोग थे, आप लोग समझ रहे हो यूनानी लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी लोग ही आए थे अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो हाँ, सिकंदर के आक्रमण के कारण कौन बस गया? यूनानी का बस्ती बस गया। ठीक है, वहाँ पे उत्तर पश्चिम भाग में, अभी मैंने बताया राजस्थान साइड हो गया, पंजाब साइड हो गया, वहाँ पे यूनानी बस्ती बस गया। बस्ती बस होता है ना जी, बस गया। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण कारण वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग डर भय गए, तो वहाँ पे उसको हटा करके यूनानी लोग को बसा दिया गया। अब यूनानी लोग को बसाया गया। ठीक है, अब बात इसके बाद क्या होती है कि यूनानी लोग जब बस जाते हैं, तो इसके बाद जब सिकंदर 33 साल के होते हैं, ठीक है, जब उनका जन्म 33 साल का जब वो होते हैं, तो उनका किसी कारणवश डेथ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मरते कब है ये इनका मृत्यु ठीक है, इनका मृत्यु कब होता है? तो ये इनका मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, 23 ईस्वी पूर्व में होता है। इनका मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में होता है। जन्म कब हुआ था? 326। सॉरी एक सेकेंड, कहीं ना कहीं तो गलत है, एक सेकेंड। सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। देखिए, हाँ, तो इनका जो, एक सेकेंड, मैं आपको बताया था कि जो आक्रमण ये किए हुए थे वो पिछला, मतलब इसके मैं बोला कि 326 में किए हुए थे, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन वो 326 में नहीं, 323 में किए थे। कितना में किए थे? 323 में किए थे। अब ध्यान रखना इसको, सॉरी। आप पर प्लीज़ अगर आप उतारे हो गए तो इसको आप वहाँ से रिप्लेस करके 326 को 323 कर लेना। ये भारत पे आक्रमण, ये भारत पर, सॉरी बहुत सॉरी इसके लिए, ये भारत पर आक्रमण 323 ईस्वी पूर्व में
ईस्वी पूर्व में किए थे। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में किए थे। इसके जस्ट बाद 3 साल बाद, ठीक है, 323 में ये आक्रमण किए और 323 में आक्रमण करने के बाद 3 साल में काफ़ी मात्रा में युद्ध किए ये और काफ़ी मात्रा में भारत को जीते भी, काफ़ी हिस्सा को जीत गए। तो 326 ईस्वी में क्या किया गया कि ये जो है इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु 326 ईस्वी पूर्व में होता है। कितना में? 326 ईस्वी। 323 में ईस्वी पूर्व में क्या किए थे? भारत पे आक्रमण किए हुए थे। ठीक है, 323 ईस्वी में 323 में क्या किए? भारत पे आक्रमण किए और उसके 3 साल बाद यानी 326 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाती है। 3 साल मात्र ये भारत पे राज कर पाते हैं। 3 साल में काफ़ी मात्रा को भारत में काफ़ी चेंजिंग कर देते हैं ये। ठीक है, तो 326 ईस्वी में इनका मृत्यु होती है। अच्छा, इनका मृत्यु होती है तो कहाँ पे होती है? इनका जो मृत्यु है, इनका इसको मैं मिटाता हूँ नीचे वाला। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए। हाँ, इनका मृत्यु बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में होता है। बेबीलोन क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, इनका मृत्यु जो होता है एक बेबीलोन में होता है और 326 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु होता है। मात्र 23 साल का ही जीवन जी पाते हैं। ठीक है, 33 साल का, ये 33 वर्ष तक ही जिंदगी जीते हैं। ठीक है, जिंदगी जीते हैं। अब लोग समझ आना कि 33 वर्ष में इनका मृत्यु हो गया था, जीते हैं। ठीक है, इनका मात्र कितने में? 33 वर्ष में ही इनका मृत्यु हो जाता है। अब इनका सबसे बड़ा जो असर पड़ा, इतने यूनानी लोग जो बस गए वहाँ पे, तो भारत में सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो क्या पड़ा इनका आक्रमण के बाद? तो ये जब भारत में आक्रमण करते हैं तो सबसे बड़ा जो चेंजिंग हुआ वो मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का स्थापना हो गया। उसके बाद जितने भी वंश थे, हर्यंक वंश, जितना भी लास्ट में तो नाग वंश बचा था वो भी खत्म हो जाता है। अब आता है मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य में आप लोग जानो चाणक्य, गुप्त, ये सब बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो इनका युद्ध, इनका आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। सबसे बड़ा प्रभाव में मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। आप लोगों को पता है कि मौर्य साम्राज्य आया है तो मौर्य साम्राज्य में कितना डिटेल चीज़ है, काफ़ी मात्रा में डिटेल चीज़ है मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य पढ़ने के लिए हमको नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार आप लोग करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन तक। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 दिन तक लगातार मैं वीडियो इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि मुझे भी पढ़नी है। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़नी पड़ती है, तो लगातार वीडियो लाने का कारण यही है कि नहीं ला सकता उसको। ठीक है, इसलिए मैं गैप कर लाता हूँ। तो आप लोग के लिए नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।